हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, उसे प्रोसेस करते हैं और एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इंफॉर्मेशन रिसीव किस फॉर्म में की जाती है? एज अ स्टिमुलस। ये स्टिमुलस एक्सटर्नली भी मिल सकता है, मीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या फिर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट से, मीन्स आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है, आपके ऑक्सीजन लेवल कितना है, CO2 लेवल कितना है। ये सब इंटरनल सिग्नल्स होते हैं, इंटरनल स्टिमुलस होते हैं। एक डायग्राम से समझते हैं इसको। ये इंफॉर्मेशन हो गई, मीन्स दिस इज द स्टिमुलस। रिसीव कैसे करते हैं? एक रिसेप्टर रिसीव करेगा इसको। रिसेप्टर वाया न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? एफरेंट। एफरेंट मीन्स आना, जो ब्रेन तक आएगा उसको एफरेंट कहो आप, या इसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी कहेंगे। ये आपके सेंट्रल ये इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग। यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिया जाता है, और ये रिस्पॉन्स कौन लेके जाता है? इफरेंट। इफरेंट मीन एग्जिट जो कर जाए, जो नर्वस सिस्टम जो अपने CNS से बाहर निकलती है। तो इफरेंट जो लेके जाती है, एफरेंट जो लेके आती है। न्यूरॉन लेके जाता है इंफॉर्मेशन, और ये जाती है उन सेल्स पे जो रिस्पॉन्ड जनरेट करते हैं, मीन्स इफेक्टर सेल पे। ये कोई ग्लैंड हो सकती है, कोई मसल हो सकती है। एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के बीच में होती है कनेक्टर, इंटर न्यूरॉन, जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो ये आपका पूरा नर्वस सिस्टम का ओवरव्यू है। हम मोस्टली इस चैप्टर में वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम इनवर्टिब्रेट में होता है वो सिंपल टाइप का होता है। सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, किस फॉर्म में होता है? नेटवर्क की फॉर्म में होता है। वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ब्रेन ऐसे, हमारे जो वर्टिब्रेट्स में ब्रेन होता है जिसमें 2 हेमिस्फेयर हो गए, लोब्स हो गए डिफरेंट, ऐसा नहीं होता। उसमें इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? न्यूरॉन्स का एक ग्रुप बन जाता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ ग्रुप बना के क्लब हो जाते हैं। जैसे ये बहुत सारे न्यूरॉन थे, एक साथ आ गए और एक ग्रुप बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं गैंग्लियन, जो प्रोसेसिंग सेंटर की तरफ काम करता है। ब्रेन भी एक तरीके का गैंग्लियन ही है, अ लार्ज सेंट्रलाइज गैंग्लियन। वो एक्ट करता है एज अ ब्रेन। एक लार्ज साइज में जो बड़ा हो, सेंट्रलाइज्ड हो, वो इनके ब्रेन की तरह काम करेगा। ये तो हमने की इनवर्टिब्रेट की बात। अब देखते हैं वर्टिब्रेट में नर्वस सिस्टम किन किन कंपोनेंट से बना होता है। वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया ब्रेन और एक हो गया स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब नर्व्स जो आपके पूरी बॉडी में बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है, वो। अब वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो हो गई सोमैटिक। सोमैटिक नर्व्स कौन सी होती है? जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करती है। वॉलेंट्री हो गई, जो हमारे कंट्रोल में हो ज़्यादातर। और ऑटोनॉमिक, ऑटो से ही पता चलता है सेल्फ, सेल्फ अपनी एक्टिविटी करती है, किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं होती, वो हो गई इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करती है। ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है सिंपैथिक और एक होती है पैरासिम्पैथिक। इन सब के बारे में हम
आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सोमैटिक 2 टाइप की होती है, एक हो गई क्रेनियल जो ब्रेन से निकलती है, एक हो गई स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। हम कह सकते हैं ये जैसे हमारा ब्रेन हो गया, ये हो गया ब्रेन, ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ब्रेन से जो नर्व निकल रही है सेल तक जा रही है, ये हो गई क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही है वो स्पाइनल नर्व। और दूसरी नर्व जो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करती है वो हो गई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम के अंदर और डेप्थ्स में पढ़े उससे पहले हम उसकी सबसे बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं न्यूरॉन। सो न्यूरॉन क्या है? इट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका सेल बॉडी। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, इसके साथ में इसके पास गोल्जी होती है, इसके पास में ईआर होता है, इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। दिस पार्ट सेल बॉडी के ही एक्सटेंशन होते हैं जिनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जो पास वाले न्यूरॉन से या बाहर के कोई स्टिमुलस हो गया, जैसे कोई केमिकल स्टिमुलस हो गया, तो उनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इन पे, और यहाँ से ही सिग्नल सेल बॉडी और फिर आगे जाता है। इस पार्ट को जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। और इसी डेंड्राइट पे यहाँ पे होते हैं क्या? रिसेप्टर्स। दीज आर द रिसेप्टर्स। ये अभी हमने पढ़ लिया सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। सेल बॉडी से नीचे जो एक्सटेंशन होता है उसे हम कहते हैं एक्सॉन। वो पार्ट जहाँ पे सेल बॉडी और एक्सॉन जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। दिस इज़ द जंक्शन बिटवीन द सेल बॉडी एंड द एक्सॉन। ये पार्ट एक्सॉन होता है। यहाँ से आपके सिग्नल आगे जाते हैं। कैसे जाते हैं वो हम नर्व कंडक्शन में आगे पढ़ेंगे। एक्सॉन आगे टर्मिनेट होता है एक्सॉन टर्मिनल्स पे। लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये हो गए एक्सॉन टर्मिनल्स। इसी का हम बड़ा फॉर्म यहाँ देखते हैं। इन एक्सॉन टर्मिनल्स में होते हैं वेसिकल्स विच कंटेन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये ही न्यूरोट्रांसमीटर है जो इस केमिकल, देखो 2 टाइप के कंडक्शन होते हैं। नर्व के विद इन नर्व न्यूरॉन हमेशा इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है, और डिपेंड करता है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन कैसा है। अगर एक न्यूरॉन के ये वाला एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में स्पेस हो तो इलेक्ट्रिकली तो अपना इम्पल्स दूसरे वाले के पास भेज नहीं पाते, तो दूसरे के नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए वो कैसा नर्व कंडक्शन हो गया, वो केमिकल होता है। विद इन न्यूरॉन तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चलता है, बट एक्सॉन टर्मिनल और नेक्स्ट डेंड्राइट के बीच में कैसा होता है? केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम एक न्यूरॉन का फंक्शन हमें पता चल गया क्या हो गया। इट कंडक्ट्स, कंडक्शन ये इसका फंक्शन है, कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सी टर्मिनोलॉजी बता देती हूँ, डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये हमारे यहाँ पे वेसिकल फ्यूज़ हो जाता है मेम्ब्रेन से, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो गए। इस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट।
ये डेंड्राइट हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन का। इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इस पूरे पार्ट को, जिसमें पहले वाले न्यूरॉन का तो एक्सॉन टर्मिनल, नेक्स्ट वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट और बीच वाले ये साइनेप्टिक लैब, ये तीनों आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एक साइनैप्स। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो रहा है और वो सिग्नलिंग कहाँ पे कर रहे हैं, बिल्कुल ही अपने पास वाले में। आपको पता है सिग्नलिंग भी 2-3 टाइप की होती है। एक तो होती है एंडो, सेल्फ में हो जाती है, एक पैरा, एक ऑटो सिग्नलिंग जिसमें सेल के बाहर सिग्नल निकलता है, मीन्स द हार्मोन इज़ रिलीज आउटसाइड, फिर आके इसी पे इन्फ्लुएंस करता है, हार्मोन हो गया या जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है बाहर निकलता है खुद के ऊपर। एंडो सेल के अंदर, पैरा पास वाला, और जो दूर वाली जगह हो गई जैसे हार्मोन्स हो गए, विच इन्फ्लुएंस अ सेल दैट इज प्रेजेंट एट अ फार अवे लोकेशन, वो हो गए। तो हमारे न्यूरॉन्स में किस टाइप की सिग्नल होती है, पैरा सिग्नलिंग, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जो पास में ही है। इन न्यूरॉन्स के साथ में कुछ एक एसोसिएटेड सेल होता है जिनको हम कहते हैं ग्लियल सेल्स। एक न्यूरॉन हो गया, उसके साथ में बहुत सारे ग्लियल सेल एसोसिएटेड होते हैं। ग्लियल सेल्स भी अलग अलग होते हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। जैसे पहले मैं एक ग्लियल सेल जिसका आपको नाम पता ही होगा, जैसे कहती हूँ श्वान सेल। ये कौन से न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है, वो न्यूरॉन्स जो पैरा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, मीन्स वो पास जो अपने बॉडी में नर्व्स बिखरी हुई होती है उनमें होता है। काम इनका क्या होता है, ये माइलिन शीट सिक्रीट करता है। माइलिन शीट क्या होता है, इंसुलेटिंग कोटिंग होती है न्यूरॉन पे। ये तो पीएनएस पे हो गया। सीएनएस पे भी सिमिलर सेल होता है, उनका नाम होता है ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स। काम यही करता है, ये माइलिन शीट दैट इज़ एन इंसुलेटिंग कवरिंग सिक्रीट करता है किसके ऊपर, न्यूरॉन के ऊपर। ये तो एक टाइप का ग्लियल सेल हो गया। दूसरे होते हैं माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल कैसे होते हैं, ये फैगोसाइटिक होता है, मीन्स ये इनगल्फ कर लेते हैं अगर कोई फॉरेन पार्टिकल इनके इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। ग्लियल सेल का और काम होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाता है। ये क्या बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमने देखा कि न्यूरॉन्स अकेले सेल नहीं होते हमारे नर्वस सिस्टम में, उनके साथ एसोसिएटेड सेल भी होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लियल सेल। अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके अलग फंक्शन होते हैं। श्वान सेल हो गए, वो पीएनएस में होता है, माइलिन शीट सिक्रीट करता है या माइलिन शीट बनाता है। सेम फंक्शन अगर सीएनएस में करता है उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं। दूसरे हो गए माइक्रोग्लियल सेल जो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखते हैं, और ये ब्रेन ब्लड बैरियर भी बनाता है। अब हम देखते हैं नर्व इम्पल्स। पहले तो जनरेट कैसे होती है, सेकेंड उसका कंडक्शन कैसे होता है, और फिर हम साइनेप्स पे जो होती है फ्रॉम वन टू अनदर सेल, अदर नर्व सेल, वो भी देखेंगे। हम नर्व जनरेशन पढ़े उससे पहले आप दो टर्मिनोलॉजी थोड़ी क्लियर कर लो। पहले होती है पोलराइज्ड स्टेट और दूसरी डीपोलराइज्ड स्टेट। हर एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल आपको पता ही है, ये नेगेटिव चार्ज होता है अंदर, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया। मीन्स
एक मेम्ब्रेन के दोनों साइड एक पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। इसको पोलराइज स्टेट कहते हैं, मीन्स दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जनरली रेस्टिंग स्टेट पे एक सेल इसी स्टेट पे होगा। अब सेल के बाहर कौन सा आयन ज़्यादा प्रेजेंट है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पे ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, वो होता है सोडियम आयन, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अंदर नेगेटिव क्यों बन रहा है? पोटेशियम आयन की वजह। आप कहोगे पोटेशियम भी तो पॉजिटिव आयन ही है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अंदर वाला एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, इट्स लेस पॉजिटिव कंपेयर टू आउटसाइड। बाहर की साइड सोडियम ज़्यादा है तो उसके कंपैरिजन में अंदर वाली साइड लेस पॉजिटिव होती है, तो हम उसको नेगेटिव लिख देते हैं फॉर क्लियरिटी। अब ये स्टेट के बाहर सोडियम हो, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम और अंदर पोटेशियम हो, ये कौन मेंटेन रखता है? दिस इज़ मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, आप नोटिस करते रहिए, और 2 पोटेशियम को अंदर भेजता है। तो अंदर एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज कम है, बाहर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो अंदर 2 ही है, 1 2 3 1 2। तो बाहर वाला ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू दिस इनसाइड वन, और इसमें ये एक एटीपी यूज़ करता है। सो दिस इज़ हाउ रेस्टिंग। और ये कब स्टेट होती है? जब सेल रेस्टिंग स्टेट में। फिर हमने कहा डीपोलराइज। डीपोलराइज मीन्स ये जो 2 पोल बने हुए थे ये वाले, ये अब बिखर जाएंगे, मीन्स दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन वुड नॉट बी मेंटेन्ड। क्यों? क्योंकि आयंस मूव करेंगे। अब हमने कहा बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, अंदर कम है, तो आयंस मूव करेंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। मेम्ब्रेन के थ्रू तो वो आ नहीं सकते, तो उनके लिए चैनल्स होते हैं, रास्ते होते हैं जिसके थ्रू वो एंटर करते हैं। सोडियम बाहर ज़्यादा है, हमने देखा, तो वो अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आएगा, अंदर की जो नेगेटिव हमने कहा था स्टेट था, वो पॉजिटिव में हो गया। तो जो पोटेंशियल हमने केमिकल्स की वजह से रख रखा था वो अब ख़त्म हो गया, एंड सोडियम विल कीप ऑन मूविंग इनसाइड टिल द इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट बिकम इक्वल टू केमिकल ग्रेडियंट में दोनों साइड न्यूट्रल स्टेट है, ऐसा मूवमेंट होता है। सो इसको हम डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ इम्पल्स कैसे हुए। हमने कहा कि ये कोई सेंसरी सेल्स थे, इनको यहाँ से स्टिमुलस मिला, इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर थे वो रिलीज हुए और हमारे डेंड्राइट्स पर आके चिपक गए। जैसे ही डेंड्राइट्स पे आके चिपकते हैं, दीज रिसेप्टर्स आर एक्चुअली लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। जैसे लिगेंड आके, लिगेंड यहाँ पे कौन से हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर, वो आके इधर रिसेप्टर पे चिपकेगा, ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे, सोडियम अंदर चलने लग जाएगा। तो अब अंदर में जो पॉजिटिव स्टेट थी वो ख़त्म हो गई, मीन्स एक डीपोलराइजेशन स्टेट हो गया। ये सोडियम आगे चलते हैं और आ जाते हैं सेल बॉडी वाले पार्ट पे, आगे गए। अब ये आगे कहाँ पे? एक्सॉन हेमलॉक पे। एक्सॉन हेमलॉक पे हमने कहा, आप इससे याद रखिए कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसको अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो एक थ्रेश होल्ड लेवल एनर्जी चाहिए होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक पे भी होता है कि अगर इससे आगे आपको नर्व कंडक्शन करवानी है, इम्पल्स को कंडक्ट करवाना है, तो आपको एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड तो होना ही चाहिए आपके पास पोटेंशियल का। पहले अंदर जो नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो अब हो गया पॉजिटिव। इस एक्सॉन हेमलॉक को आपको क्रॉस करना है तो एक मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड होना चाहिए कि यहाँ के
सोडियम चैनल खुल जाए। अब यहाँ पे एक्सॉन हेमलॉक और पूरे एक्सॉन में किस टाइप के सोडियम चैनल होंगे? वो होते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। डेंड्राइट्स पे तो कैसे थे? लिगेंड गेटेड, पर एक्सॉन पे अब कैसे हो गए? सोडियम गेटेड। अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा पोटेंशियल आ गई यहाँ पे, जैसे अगर हमने कहा यह पॉजिटिव 80 आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे मिनिमम कितना चाहिए हमें? जैसे आपको अगर पहले यहाँ पे -30 था, अगर आपको हेमलॉक क्रॉस करना है तो आपको 10 MV तो चाहिए ही चाहिए नेगेटिव का। हमारा तो +80 का है, आराम से क्रॉस हो जाएगा। जैसे क्रॉस होता है सोडियम अंदर घुसता है, पहले यहाँ पे इम्पल्स पहले यहाँ पे पहुँचती है, यहाँ पे आगे सब नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे अभी इम्पल्स आई नहीं है, यहाँ पे होती है। लेकिन ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले, इन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पे तो पॉजिटिव है, पर यहाँ पे तो नेगेटिव है। ये पॉजिटिव वाला, ओहो, ये पॉजिटिव वाला आगे फिर पोटेंशियल इन्फ्लुएंस करता है, यहाँ के भी सोडियम चैनल खुल जाते हैं और इस तरीके से इम्पल्स आगे चलती रहती है। फिर वो आती है एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल का भी हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, पहले आप इतना देख लीजिए। पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था जिसमें सोडियम चैनल, आप सोच लीजिए ये सोडियम चैनल है, ये सोडियम लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल बनते, दे वर क्लोज्ड। सोडियम चैनल बाहर पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था। फिर दीज आर वोल्टेज गेटेड, मैं एक्सॉन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कैसे हो रहा है? रेस्टिंग पोटेंशियल जैसी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ गया तो ये ही गेट खुल जाएगा, सोडियम अंदर बहने लगेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे दूर नेगेटिव है, यहाँ पे एक एक करके पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगा। और एक्शन पोटेंशियल वो स्टेज होती है जब द चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन रिवर्सेस। अब सोडियम क्योंकि अंदर आ गया, अंदर K+ था, तो अब अंदर वाली साइड ज़्यादा पॉजिटिव होगी बाहर के कंपैरिजन में, तो बाहर नेगेटिव चार्ज होता। रेस्टिंग पोटेंशियल जब बाहर पॉजिटिव हो अंदर नेगेटिव हो। एक्शन पोटेंशियल जब पूरा रिवर्स हो जाए, द चार्ज एक्चुअली रिवर्सेस। और इतना होते ही आपका ये सोडियम चैनल फिर से बंद हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब हमें इसको इसी स्टेट पे वापस लाना है, तो क्या किया जाता है? हमें पहले हम कोशिश करते हैं कि बाहर फिर से पॉजिटिव हो जाए और अंदर फिर से नेगेटिव। तो सोडियम चैनल को खोलने की बजाय हम पहले क्या करते हैं, हमें चाहिए कि ATP पंप, रेस्टिंग पोटेंशियल तो हमारा ATP पंप से ही चलेगा, उसमें हमारा अंदर से बाहर 3 सोडियम जाएंगे और बाहर से अंदर K+ आयन आएंगे, पर K+ आयन तो बाहर है ही नहीं। तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या होता है, पोटेशियम के वोल्टेज गेट्स ओपन हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी पोटेशियम बाहर चला जाता है। जैसे ही बाहर पोटेशियम गया तो बाहर पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, लेकिन जो आयन पोजीशन थी वो अब सेम नहीं है। पहले बाहर सोडियम था पर अब अंदर सोडियम है, पहले अंदर पोटेशियम था बाहर पोटेशियम। हम भले चार्ज सेम कर दिया हो हमने, लेकिन वो रेस्टिंग फेज कंडीशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नॉट रीच, राइट। और ये स्टेट जब बाहर सोडियम हो अंदर पोटेशियम हो, इस जब तक ये स्टेट होती है नेक्स्ट इम्पल्स कंडक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही आपकी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आएगी एक्सॉन टर्मिनल पे, वो खुलेगी तो सोडियम चैनल ही, सोडियम चैनल वो खोलने तो उसको सोडियम चैनल है, पर सोडियम तो अंदर पड़ा है, बाहर से अंदर आएगा ही क्या? पोटेशियम तो आ नहीं सकता, क्योंकि ये चैनल स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर आयन के लिए। बाहर सोडियम पड़ा हुआ है, ये अंदर पड़े हुए हैं,
तो ये कंडीशन होती है। एक और टर्म कई पूछ लेते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन क्या हुआ। यहाँ पे मैंने लिखा था पोलराइज्ड मीन्स बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। एक पोल स्टेट होती है, एक पोल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। डीपोलराइज जब ये पोल की जो कंडीशन की थी कि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, वो डिसबैलेंस हो जाती, डीपोलराइज हो जाती, कोई पोल नहीं रहता। ऊपर जब पोलराइज स्टेट थी उसको हमने रेस्टिंग पोटेंशियल कहा था। डीपोलराइज स्टेट होते ही पोलराइजेशन की वजह से, मैं कहूँ ज़्यादा सही, डीपोलराइजेशन की वजह से चार्ज रिवर्स हो जाता है। जहाँ पे पहले अंदर नेगेटिव था अब बाहर नेगेटिव हो गया, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड। पोलराइज तो हमने कहा था बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। हाइपर पोलराइज मीन्स बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव। ये कब होगा? जब जब पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर लेके आता है। हमें पता है सोडियम बाहर होता है पोटेशियम अंदर होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा पोटेशियम अंदर लेके आ जाऊँ तो हाइपर पोलराइज स्टेट हो जाएगी। ठीक है, हाइपर पोलराइज स्टेट कब होगी? सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। हाइपर पोलराइज में क्या हो गया? बाहर पॉजिटिव सोडियम की वजह से, अंदर नेगेटिव क्योंकि लेस पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बाहर का चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, कैसे बढ़ाऊँगी? अगर मैं चैनल खोल दूँ सोडियम के, इतने चैनल खोल दूँ कि सारा ही पोटेशियम बाहर चला जाए, तो बाहर का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइज। एक्सेस ऑफ पोटेशियम इज effluxed means बाहर चला जाए, efflux, then a condition of hyperpolarization occurs। अब लास्ट में हमने क्या देखा कि अगर पोटेशियम बाहर चले जाएंगे क्योंकि हमें रीपोलराइज स्टेट करवानी है, सोडियम चैनल तो बंद हो गए, पोटेशियम बाहर चल गए, तो रीपोलराइजेशन तो हो जाती, मीन्स फिर से पोल्स तो जनरेट हो जाएंगे, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा अंदर नेगेटिव हो जाएगा, पर रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं आएगी। रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए क्या होगा? फिर सोडियम पोटेशियम पंप काम करेंगे, चार्ज को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी कंडीशन में लाया जाता है जहाँ पे सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर होता है। इसको कहते हैं हम एक इम्पल्स का ट्रांसमिशन विद इन अ सेल, विद इन अ न्यूरॉन। आगे दो एक्शन पोटेंशियल की हमने बात की यहाँ पे। तो एक्शन पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल दो टाइप के हो गए, एक तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल ही होता है। जो पोटेंशियल जनरेट होते हैं वो हम कह सकते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्रेडेड और एक होता है एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड वो होता है जो डेंड्राइट्स पे होता है और एक्शन पोटेंशियल का होता है जो एक्सॉन हेलॉक पे होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल जब खुलते हैं तब होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल के खुलने की वजह से जनरेट होता है। ये खुलता है, सोडियम अंदर आता है, डीपोलराइजेशन होता है। सेम यहाँ पे होता है। ग्रेडेड का मतलब ये हो गया कि वो डिफरेंट, इट मे बी ऑफ डिफरेंट ग्रेड, कि कम आ गया ज़्यादा आ गया। जैसे रिसेप्टर पे अगर कम न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव है तो कम, वीक एंड स्ट्रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। अगर कम न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव है डेंड्रॉइड्स को तो वीक, तो कम सोडियम चैनल खुलेंगे, कम खुलेंगे तो अंदर भी कम सोडियम चैनल आएंगे। और ये इस पर डिस्टेंस का इफ़ेक्ट होता है, डिस्टेंस का डेक्रीमेंटल इफ़ेक्ट होता है कि जैसे जैसे ये रिसेप्टर था यहाँ पे सोडियम खुले, सोडियम चैनल खुले अंदर आए, तो विद अ डिस्टेंस इनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। और अगर पहले ही कम अंदर आए हैं तो इसका इफ़ेक्ट तो और कम हो जाएगा। सो अ वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल। कहाँ पे स्टार्ट होता है? डेंड्राइट पे। किसकी वजह से? लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल की वजह से।
इसमें इट मे बी ऑफ डिफरेंट ग्रेड एंड विथ डिस्टेंस इट्स इफेक्ट डिक्रीजेस। इफेक्ट डिक्रीज होता है मीन्स इसमें सम्मेशन का कॉन्सेप्ट है। मीन्स अगर अभी एक मैंने न्यूरो ट्रांसमीटर दिया, उसे थोड़े से सोडियम है, अगर थोड़े सेकंड बाद में मैं और दूँ और दूँ और दूँ और दूँ तो और खुलते रहेंगे और गेट्स खुलते रहेंगे। तो इसका सबमिटिव मीन्स एक दूसरे को वो ऐड करते रहते हैं, सबमिशन हो जाता है। जबकि एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, मैंने कहा ही था यहाँ पे थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये मिनिमम लेवल है, इससे कम रहा तो बिल्कुल सिग्नल नहीं जाएगी, इससे ऊपर एक सिग्नल रहा तो पूरा सिग्नल जाएगा। तो यहाँ पे ऑल और नन कॉन्सेप्ट है, या तो बिल्कुल नहीं या बिल्कुल पूरा का पूरा। यहाँ पे कोई सम्मेशन नहीं होता क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे 1 और 0 का कॉन्सेप्ट चलेगा, या तो बिल्कुल नहीं या पूरा का पूरा। अब ग्रेडेड पोटेंशियल में मैंने कहा कि सम्मेशन होता है। सबमिशन भी 2 टाइप का हो सकता है, एक तो स्पेशियल और एक टेम्पोरल। स्पेशियल मीन्स ये आपका डेंड्राइट है, ये दूसरा डेंड्राइट है। स्पेशल मीन्स स्पेस, आपके इर्द गिर्द से यहाँ पे कोई एक्टिवेटर आके बाइंड कर रहा है, यहाँ पे कोई इनहिबिटर कर रहा है। हम आगे न्यूरो ट्रांसमीटर के भी टाइप्स पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 एक्टिवेटर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 इनहिबिटर आ रहा है, तो 2 एक्टिवेटर माइनस 1 इनहिबिटर, टोटल नेट इफेक्ट कितना रहेगा, 1 एक्टिवेटर का है, 1 इनहिबिटर 1 एक्टिवेटर का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पे सबमिटिव होता है। यहाँ पे 2 एक्टिवेटर के सोशल टाइप 1 है, यहाँ पे 2 एक्टिवेटर के टाइप 2 है, दोनों मिल के अपना सबमिशन करते हैं। आप कह सकते हो एक ही न्यूरॉन पे रिलीज ऑफ 1 टाइप ऑफ न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन एक से ज़्यादा टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर रिसीव करता है। उनका नेचर एक अलग अलग हो सकता है, या तो वो एक्टिवेटर टाइप के हो या वो इनहिबिटर टाइप के हो, और इन दोनों का इन्फ्लुएंस इफ़ेक्ट मिला के देखा जाता है कि वो उस थ्रेशोल्ड से ऊपर है कि नहीं। जबकि एक्शन ऑफ ए टेम्पोरल में क्या होता है, टेम्पोरल में टाइम, टेम्पोरल मीन्स टाइम। आपने एक दिया, थोड़ी देर बाद में दूसरा दिया, थोड़ी देर बाद में तीसरा दिया, एक ही साइनेप्स पे एक ही टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर आता है, लेकिन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। हियर नंबर ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर ज़्यादा है जो एक ही न्यूरॉन को मिल रहा है। यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर तो एक ही है बट डिफरेंट टाइम अलग होता है। दूसरा मैंने कहा कि एक्सॉन, हमने यहाँ पे एक्सॉन की बात की। तो स्पीड, अब स्पीड के बारे में कहते हैं, एक न्यूरॉन में स्पीड को कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है, एक्सॉन के अंदर की बात हो गई। अगर एक्सॉन की, ये कौन सा है एक्सॉन, अगर इसकी लेंथ इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो कंडक्शन कम हो जाता है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं अगर न्यूरॉन की लेंथ इंक्रीज हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो कंडक्शन स्पीड भी कम हो जाएगी। अगर लेंथ इंक्रीज हुई, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे अगर लेंथ कम करोगे तो ये होगा ना, एक में हमने लेंथ इंक्रीज़ की, दूसरे में लेंथ डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर लेंथ कम हो गई लेकिन न्यूरॉन मोटा हो गया तो कंडक्शन बढ़ जाएगा। अगर लेंथ ज़्यादा है, न्यूरॉन भी पतला है, तो उसको बहुत रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली एक न्यूरॉन जो मोटा है और क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है उससे। दूसरा हमने पढ़ा था माइलिन शीट के बारे में।
हमने पढ़ा था माइलिन शीट मैंने बताया था कौन सिक्रीट करता है, श्वान सेल पीएनएस में और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये माइलिन शीट किस पे जनरेट करेगा? एक्सॉन पे। जैसे ये आपका न्यूरॉन हो गया, यहाँ पे इस तरह की कोटिंग होती है माइलिन शीट की, और जहाँ पे माइलिन शीट हो जाती है वहाँ के जो आप वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, वो भी नहीं खुलेंगे। तो हमारे पास अब अवेलेबल गेट्स कौन से रहे? ये यहाँ पे इन जगह पे है जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन चैनल्स भी ज़्यादा आता है। इस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ये इन्फ्लुएंस किसको करेगा? यहाँ वाले को। तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जंप करती है, हम कह सकते हैं यहाँ पे जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल को दैट्स अक्रॉस द माइलिन शीट उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो नर्व इम्पल्स जंप करती है। दिस जंपिंग इज कॉल्ड सैल्टेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। और जैसे इम्पल्स जंप कर करके जाएगी उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे आयन चैनल नहीं होते, यहाँ पे होते हैं। यहाँ से यहाँ इम्पल्स जंप करेगी और इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी आप चीज़ याद रखना कि एक्सॉन में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो जनरेट पहले यहाँ पे होता है एक्सॉन हेलॉक पे, यहाँ से वो इस डायरेक्शन जाता है। सो द एक्शन पोटेंशियल इज यूनिडायरेक्शनल। अब आप पूछोगे वो वापस क्यों नहीं आ सकता? अगर ये नर्व है यहाँ पे, अगर मैं पहुँची हुई हूँ तो ये यहाँ से वापस क्यों नहीं आ सकता? मैंने बताया ही था, एक्शन पोटेंशियल होने के बाद में सोडियम चैनल खुल जाएंगे, रीपोलराइजेशन तो हो जाता है लेकिन रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं आता। रीपोलराइज तो हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया अंदर नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर हमें फिर से नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है तो बाहर सोडियम अंदर पोटेशियम का होना ज़रूरी है ना, ये कंडीशन तो आई नहीं। सो द नर्व सेल इज एक्चुअली इन अ रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है एक सिग्नल और नेक्स्ट सिग्नल के बीच में जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाता, वो सेगमेंट इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाता, उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। जब सेल के मेम्ब्रेन के अक्रॉस फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है आयंस का, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा एक्सॉन में कैसे जाता है। अब एक्सॉन टर्मिनल से हमने कहा साइनैप्स के ऊपर कैसे जाएगा। साइनैप्स तक पहुँचे उससे पहले हमने एक्सॉन टर्मिनल में कैसे सिग्नल पोटेंशियल आता है, वहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है और कैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो देखना पड़ेगा। हमने कहा यहाँ तक तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, यहाँ पे इम्पल्स आ गई। यहाँ पे जैसे इम्पल्स आती है यहाँ पे सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ रहे हैं, देन दे कॉज ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। वो कैल्शियम चैनल्स को ओपन कर देते, वो भी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। अब अंदर क्या घुस रहे हैं? कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन कैल्शियम की ही वजह से आके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ होता है। इन वेसिकल्स के ऊपर होता है
एक तरीके का रिसेप्टर या बाइंडर, जिसको हम कहते हैं वी स्नेर। और जो टर्मिनल की मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर इसका वी स्नेर का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया वी स्नेर, कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर होता है ऐसे, जिनको हम कहते हैं टी स्नेर। इन वी स्नेर और टी स्नेर के इंटरेक्शन की ही वजह से ये वेसिकल मेम्ब्रेन के पास आ पाता है और आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। कैसे देखो, ये आपके निकल रहे हैं, यहाँ पे है टी स्नेर और यहाँ पे है वी स्नेर। इनकी इंटरेक्शन की वजह से ये वेसिकल में कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं और बस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है। अब हम आज का लास्ट टॉपिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिए थे। एक तो हो गए एक्साइटेटरी और दूसरे हो गए इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो क्या करेंगे, आपके डीपोलराइजेशन करवाएंगे। डीपोलराइजेशन करवाएंगे मतलब वो कौन से गेट खोलेंगे, वो सोडियम चैनल खोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का इनफ्लक्स होगा। ऑलराइट, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल कौन से हो गए, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जो छोड़ते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरे आपके हो गए सबसे फेवरेट सबका एसिटाइल खोलिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये सारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इनहिबिटरी क्या होता है, वो जो सोडियम चैनल को बंद नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो हाइपर पोलराइजेशन स्टेट ले आता है। मीन्स वो उन सोडियम चैनल का या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं, चैनल्स खोलने मुश्किल कर देते हैं। हाइपरपोलराइजेशन कब होगा, जब पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे और पोटेशियम का क्या होगा, ई फ्लक्स, मीन्स वो बाहर निकलेंगे, बाहर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अंदर नेगेटिव चार्ज। इनहिबिटरी किस टाइप के होंगे, जैसे ग्लाइसिन, गाबा, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ये सारे आपके इनहिबिटरी टाइप के होते हैं। अब हमने ये तो कह दिया यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकले, डेंड्राइट पे आके चिपके, यहाँ पे इम्पल्स हो गए, पर ये हमेशा चिपके हुए तो रह नहीं सकते, नहीं तो कंटिन्यूस सिग्नलिंग जाती रहेगी। काम ख़त्म होने के बाद में इनको यहाँ से रिमूव भी करना होता है। रिमूवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हम देखेंगे कैसे होगा। 3 टाइप से हो सकता है। पहला, या तो वो डिफ्यूज़ हो जाए, कैसे, यहाँ से डिटैच हो और चला जाए। दूसरा, वो रीअपटेक हो जाए, किससे, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हो, वो उसको वापस ले ले किसी पंप की मदद से। या थर्ड, उसको ब्रेक किया जाए और फिर से रिसाइकिल किया जाए। मीन्स सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस, पहले फर्स्ट वाले में तो उसको फेंक देंगे, मीन्स जाओ अब तो। सेकंड वाले में उसको एज इट इज़ वापस लेके रीयूज़ करते हैं। थर्ड वाले में उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, फिर वो रीअब्सॉर्ब होता है, यूज़ होता है। एसिटाइल कोलिन की बात ले लो, एसिटाइल कोलिन पे एंजाइम काम करता है, इसको तोड़ना है, मीन्स इसका बॉन्ड तोड़ना है। तो एस्टरेस कंपोनेंट कौन कौन सा है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस, किस किस में टूटेगा ये,
एक तो कोलिन है ही और दूसरा एसीटेट। एसिटाइल कोलिन किस में टूटेगा? एसीटेट और कोलिन में। ये रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, फिर वापस बाइंड होता है और रीयूज़ हो जाता है। वापस इनको बाइंड करने के लिए जो आता है, मीन्स कोलिन पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम होगा? ट्रांसफेरेज। ट्रांसफ़र कर रहा है एक ग्रुप को दूसरे पे, और कौन सा ट्रांसफेरेज? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोलिन कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है बाद में, तो ट्रांसफेरेज एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए से निकाल के कोलिन पे जोड़ता है। तो हमने कहा रिमूवल ऑफ न्यूरॉन 3 टाइप से होगा, या तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, या रीएब्जॉर्ब हो जाता है, या ब्रेक डाउन होकर रिसाइकल होता है। एसिटाइल कोलिन का एग्जाम्पल लिया था। अब इसका रीफॉर्मेशन स्टेप को छोड़ दो, तोड़ने वाला ही देखो। एस्टरेज एंजाइम इसको एसीटेट और कोलिन में ब्रेक डाउन करता है। और इसके साथ आज का हम क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।